आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 16 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में लघु उत्तरीय प्रश्न में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 17 में हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में प्रश्न नंबर नेक्स्ट से पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें क्लासमेट प्रशिक्षुओं के साथ। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दें, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पढ़ा दिया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। 2 नंबर में आपको ये लिखना है, 2020 वाले प्रश्न में सेकंड सेमेस्टर में पूछा है। तो शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। तो टैगोर एक महाकवि के साथ साथ एक दार्शनिक भी थे, फिलोसफर भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एक शिक्षक भी थे एवं एक गुरु भी थे। गुरुदेव के रूप में उनका महान योगदान शांति निकेतन के रूप में परिणत हुआ। यानी कि टैगोर जी एक टीचर थे, गुरु थे और दार्शनिक भी थे, और उनको गुरुदेव के रूप में उनको शांति निकेतन में ही क्या मिला था, उपाधि मिली थी। शांति निकेतन का दूसरा नाम विश्व भारती है। ठीक है, शांति निकेतन का दूसरा नाम क्या है, एक अलग नाम विश्व भारती है, जो कलकत्ता से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी कि शांति निकेतन का दूसरा नाम क्या है, विश्व भारती। और ये विश्व भारती कहाँ पे है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, वहां से 100 मील की दूरी 100 मील की दूरी में उत्तर पश्चिम में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए तो उत्तर पश्चिम यानी उत्तर ये हो गया, और पश्चिम यानी कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। सन 1901 में विश्व भारती की नींव रखी गई, यानी कि शांति निकेतन ही तो पहले क्या था, विश्व भारती था। 1901 में विश्व भारती की नाम से नींव रखा गया था शांति निकेतन का। उस समय इसमें केवल 6 छात्रों के साथ शुरुआत की गई थी। ठीक है, जब 1901 में विश्व भारती की स्थापना रखा गया था तो उस समय ओनली 6 स्टूडेंट थे। 1921 के अंत में शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती के रूप में किया गया। ठीक है, 1901 में तो मान लीजिए नींव रखा गया, शिलान्यास किया गया, और 1921 में क्या हुआ, उसका नाम प्रचलित हो गया विश्व भारती। यह अपने आदर्श वाक्य यत्र माने जहां विश्वम भवेत्य नीड़म, ठीक है, इसका यानी कि आदर्श वाक्य क्या है, यत्र विश्वम भवेत्य नीड़म को साकार करता है। यहाँ संपूर्ण वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, यहाँ संपूर्ण पृथ्वी विश्व भारती नामक घोंसले में समा जाती है। जो पूरी पृथ्वी है क्या है, विश्व भारती नामक एक क्या है, घोंसला है, उसमें समा जाती है। यह एक ऐसी संस्था है जहां पूर्व की सभी संस्कृतियों का मिलन होता है, जहां दर्शन यानी कि फिलॉसफी और कला की, आर्ट की हर परंपरा एक दूसरे से संबंध बनाती है। विश्व भारती एक आवासीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, एक क्या है, आवासीय विश्वविद्यालय है, यानी कि रहने खाने का भी यहाँ पे व्यवस्था है विश्व भारती में। एक आवासीय विश्वविद्यालय है जहाँ सह शिक्षा की व्यवस्था है, यानी कि को एजुकेशन है, यानी कि बॉयज और गर्ल दोनों पढ़ते हैं। राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विद्यार्थियों एवं अध्यापकों में कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि आप विश्व भारती में जाएंगे, वहाँ पे आपको रहने खाने का भी व्यवस्था है, और वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों को बिना किसी भेदभाव के, कि वो किस जाति धर्म के हैं, किस देश के हैं, या किस भाषा को बोलने वाले हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। भारतीय संसद ने सन 1951 में 29वें संविधान संशोधन द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की। ठीक है, 1901 में नींव रखा गया, 1921 में विश्व भारती का क्या हुआ, संपूर्ण बहुत सारे लोगों ने इसे जानना प्रारंभ किया, और 1951 में क्या हुआ, 29वां संविधान संशोधन किया सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या किया, उसको केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से मान्यता मिल गई, तथा इसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसका नाम क्या कर दिया गया, विश्व भारती विद्यालय कर दिया।
इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी कि वाइस चांसलर कौन थे? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस चूंकि ये क्या है, केंद्र सरकार का ये विश्वविद्यालय यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के सूची में है, तो इसके कुलाधिपति क्या है? प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व भारती में 10 विभाग कार्यरत हैं। विश्व भारती में कितने डिपार्टमेंट हैं? तो 10 डिपार्टमेंट हैं। इन विभिन्न डिपार्टमेंटों को भवन कहा जाता है, ठीक है। तथा इन भवनों का अलग एक एवं विशिष्ट नाम भी है। जो 10 डिपार्टमेंट बने आपके शांति निकेतन में, विश्व भारती में, सबका क्या है? अलग अलग नाम है। जैसे आर्ट बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स, ठीक है। ऐसे वहां पे भी क्या है? अलग अलग 10 विभागों का नाम है। यह इस प्रकार है। पाठ भवन, शिक्षा भवन, ठीक है, याद ये रखेंगे। जो 10 भवन क्या है? पाठ भवन, शिक्षा भवन, विनय भवन, विद्या भवन, संगीत भवन, कला भवन, चीन भवन, श्री निकेतन, हिंदी भवन, शिल्प सदन। तो ये आपके शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, कब इसका शिलान्यास हुआ, कब नींव रखा गया, इसका आदर्श वाक्य क्या है? यत्र विश्वम भवेत्य नीड़म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सह एजुकेशन है, को एजुकेशन है और आवासीय विश्वविद्यालय है। 1951 के 29वें संविधान संशोधन में क्या गया? इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैटेगराइज कर दिया गया, मान्यता मिल गया और इसका नाम क्या हो गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय हो गया। और ये क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके कुलाधिपति कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसमें 10 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें पाठ भवन, शिक्षा भवन, विनय भवन, विद्या भवन, संगीत भवन, कला भवन, चीन भवन, श्री निकेतन, हिंदी भवन और शिल्प सदन। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को बताइए। तो मानव को भूमि संरक्षण, ठीक है, भूमि संरक्षण अथवा मृदा अपरदन, यानी कि मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन माने कटाव, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। भूमि के कटाव एवं उससे होने वाली क्षति की जानकारी सर्वसामान्य को करनी चाहिए, यानी कि सबको करनी चाहिए। साथ ही भूमि के कटाव को रोकने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वृक्ष लगेंगे तो जो उसका जड़ है ये फैल के मिट्टी को जकड़ा रहेगा, जिससे यहाँ पे पानी आएगा तो मिट्टी आसानी से नहीं बहेगा पानी के साथ, और मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। ताकि कृषि उत्पादन भी बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्या है? मृदा अपरदन को यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने का उपाय, यदि भूमि का समुचित उपयोग किया जाए, ठीक है, जो भी भूमि है उसका क्या होना चाहिए? समुचित उपयोग किया जाए, तो भूमि की उर्वरता ह्रास नहीं होने पाता। जिस भूमि पर वनों का उत्पादन उपयुक्त हो, यानी कि जब बहुत सारा जंगल लगे हों तो बहुत सारे क्या होगा? उसका जो जड़ होगा उसको मिट्टी को पकड़ा रहेगा और मिट्टी कटेगा नहीं। वहां वन लगाने चाहिए। जो भूमि घास या चारागाह के लिए उपयुक्त हो वहां उन्हें विकसित किया जाना चाहिए। अतः भूमि का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। थर्ड क्या है? भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसलों को बदलकर बोया जाना चाहिए, जिससे मृदा के सभी तत्वों का पोषण समान रूप से ही हो सके, ठीक है। इससे क्या होगा? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि मिट्टी का कटाव रुकेगा। तो जल निकासी न होने से भी मृदा को हानि पहुंचती है। मिट्टी को कैसे? जब जल जल नहीं निकलेगा, मिट्टी के पास रुका रहेगा जल, तो क्या होगी? मिट्टी की अनाज पैदा करने की क्षमता कम होगी, उर्वरता नष्ट होगी, मिट्टी की क्वालिटी खराब होगी। तो जल जमाव से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस आएंगे उस मिट्टी में। सड़क, रेलवे लाइन, नहरों एवं बाढ़ नियंत्रक तटों के कारण जल निकासी न हो पाने से होता है, ठीक है। आपको पता है, सड़क हो जाता है, रेलवे लाइन हो जाती है, नहर और बाढ़ नियंत्रक तटों के कारण क्या होती है? जल नहीं निकल पाता है, जल को रोक दिया जाता है। तो क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है उसकी वजह से। अतः सुप्रवाहित यानी कि अच्छी प्रवाहित नालियों, पुलों के निर्माण से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ढलुआ सतहों यानी कि ढलान सतहों पर लघु सरिताओं यानी कि छोटे छोटे नदियों तथा अवनलिका के निर्माण को रोकना भी भूमि
संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कदम है। इसे रोकने के लिए क्षैतिज जुताई या समोच्च जुताई करके समोच्च पट्टियों के समानांतर फसलें बोना चाहिए। छठवां क्या है, मिट्टी के कटाव को रोकने का उपाय। मैदानी भागों में, ठीक है, या तराई क्षेत्रों में भूमि की उर्वरता में ह्रास यानी कि कमी या भूमि का कटाव अनुचित कृषि एवं निरंतर पशुचारण यानी कि पशु जो क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं जाके, उसके कारण क्या होता है, मैदानी भागों में भूमि का ह्रास होता है। इसे उचित ढंग से कृषि करके रोका जा सकता है। नेक्स्ट, उर्वरता कैसे बढ़ेगी, मृदा अपरदन को कैसे रोकेंगे। उर्वरता बढ़ाने से कटाव को रोकने के लिए जब कोई भूमि परती छोड़ी जाए तो उसमें आवरण फसलों जैसे सनई या ढांचा, ठीक है, सनई या ढांचा बो देने से मृदा में हरी खाद का सृजन होता रहता है। कहने का मतलब ये है, जमीन को बंजर ना छोड़िए, वहां पे कुछ ना कुछ लगाए रहेंगे। जैसे सनई हो गया या ढैंचा का बीज, तो क्या होगा, उसका जो जड़ होगा वो मिट्टी को जकड़ा रहेगा और हरी भरी वो जमीन रहेगी, जिससे मिट्टी नहीं कटेगी। आठवां, स्थानांतरणशील कृषि को साधन उपलब्ध कराकर अस्थायी कृषि में परिवर्तित करना चाहिए। यानी कि जंगलों को काट के उसके बाद वहां पे कृषि करो, फिर वहां पे जब अनाज उग जाए तो फिर वहां पे क्या करके, वहां पे जला के क्या करते थे लोग, दूसरी जगह चले जाते थे और वहां की मिट्टी नष्ट हो जाती थी। इसीलिए इस चीज को रोकना चाहिए कि पेड़ों को काट दिए और वहां पे उर्वरता है तो वहां पे कुछ लगा दिए, फिर जब यहाँ पे फसल हो गया, यहाँ की उर्वरता नष्ट हो गई, मतलब जब यहाँ से पेड़ कट गए तो दूसरी जगह क्या किया, उसे पेड़ काट के बना दिया गया खेत। तो ये करने से रोकना चाहिए। कृषि के अस्थायित्व से भी संरक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा अपरदन को रोकने का नेक्स्ट कारण नौवां देखिए, सीढ़ीनुमा खेत पर कृषि करके तथा ढालों पर बांध बनाकर अवनलिका का प्रभाव कम किया जा सके। पहाड़ों पे क्या होती है, सीढ़ीनुमा खेत बनी रहती है, ठीक है, तथा ढालों पर बांध बनाकर अवनलिका का प्रभाव कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में घास व वनस्पतियां उगाना उल्लेखनीय कदम है। जब घास और कोई वनस्पति रहेगी तो मिट्टी को जकड़े रहेगी, तो मृदा अपरदन नहीं होगा, वही कह रहा है। तो उपर्युक्त उपाय अपनाकर भूमि का संरक्षण करने के साथ ही कृषि उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है तथा समाज को समुन्नत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ आप लोग टेलीग्राम, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले परिचितियों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दें। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया गया है और सेकेंड सेमेस्टर वाले यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए, अथवा बौद्धकालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी। 2020 में ये प्रश्न पूछा है। तो बौद्धकालीन शिक्षा हो गया, ठीक है, मुस्लिम शिक्षा हो गया, मुगलकालीन शिक्षा हो गया, तो ये सारी शिक्षा के बारे में पढ़ना है। तो बौद्धकालीन शिक्षा के व्यवस्था में क्या क्या गुण थे और विशेषताएं। तो बौद्ध युग में प्रारंभिक शिक्षा यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या थी, बौद्ध युग में शिक्षा व्यवस्था में जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था। जब बौद्ध युग चल रहा था तो जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं था, अतः शिक्षा सार्वभौमिक थी। हर जाति हर वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे बौद्ध कालीन युग में। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी, यानी कि जब बौद्ध काल था उस समय शिक्षा क्या थी, बिना पैसों की होती थी प्रारंभिक स्तर तक। बौद्ध युग में शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र संघ होता था। क्या होता था, संघ होता था, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का मूल केंद्र आजकल क्या होता है, विद्यालय होता है, यूनिवर्सिटी होता है, और बौद्ध युग में क्या होता था, संघ होता था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम जनभाषा थी, ठीक है, जो लोगों की मातृभाषा थी वही थी। इस शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का मुख्य कारण भी क्या था, लोगों की मातृभाषा में पढ़ाया जाता था, शिक्षा दिया जाता था, जिससे स्टूडेंट को समझने में आसानी होती थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी, यानी कि जनतांत्रिक सिद्धांत का मतलब लोगों के अनुरूप, जनता के अनुरूप थी। बौद्ध शिक्षा में संस्कारों को महत्व दिया जाता था, ठीक है, प्रवज्जा संस्कार किया जाता था।
तो बौद्ध शिक्षा की एक विशेषता है शास्त्रीय विवाद भी थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2 ही नंबर में कितना भी लिखेंगे आप लोग 2 ही नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 14, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। ठीक है, तो शिक्षा का संकुचित रूप जहाँ स्कूली शिक्षा है संकुचित रूप क्या है, जहाँ पे विद्यालय वातावरण और कक्षा वातावरण से रिलेटेड है। उसी प्रकार व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन समस्त अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर आजीवन पड़ता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव अर्जित करता है तथा विकसित होता है। अतः शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो बालक का निरंतर विकास करता है। ये क्या हो जाएगा, शिक्षा का व्यापक अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन यानी कि बढ़ोतरी में, राष्ट्रीय सद्भावना में बढ़ोतरी में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका देखिए क्या हो जाएगा। हमारे समाज में जातिवाद है, कुत्सित राजनीति है यानी कि कुंठित राजनीति है, बहुत गंदी राजनीति है, पक्षपात है, शोषण है, अन्याय है और सत्ता का क्या है, दुरुपयोग हो रहा है आदि प्रवृत्तियां उन्मुक्त रूप से प्रचलित हैं। ठीक है, तो भला शिक्षा संस्थाओं पर उनकी काली छाया कैसे नहीं पड़ेगी। ठीक है, हर नेता चाहता है और कुछ लोग चाहते हैं कि आप लोग पढ़े नहीं, आप लोग पढ़ेंगे तो आप अपने अधिकार की बात करेंगे। अधिकतर यह देखा गया है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं और यहाँ तक कि कोई शिक्षा मंत्रालयों में भी अधिकारी वर्ग द्वारा इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार किया जाता है जिससे राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो। शिक्षकों को कुप्रशासन, ठीक है, यानी कि खराब प्रशासन तथा अनावश्यक भय एवं निष्क्रियता से मुक्त किया जाए, यानी कि शिक्षकों को डराया धमकाया नहीं जाए, दबाव नहीं दिया जाए, बस पढ़ाने दिया जाए तथा उन्हें पाठशाला में ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अधिकाधिक प्रेरित किया जाए जिससे विभिन्न समुदायों के शिक्षार्थियों एवं कर्मचारियों में परस्पर सौहार्द बढ़े। पाठशालाओं के पाठ्यक्रमों, पुस्तकों, शिक्षण विधियों तथा सामरिक वातावरणों में परिवर्तन लाना आवश्यक है जिससे सांप्रदायिकता, अन्याय एवं शोषण के बीज छात्रों के मस्तिष्क में न पनप सकें। अतः इस प्रकार शिक्षा तथा शिक्षण द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, सामाजिक एवं पारस्परिक यानी कि हमारे समाज में और पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं लिखिए। तो सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषताएं क्या है, तो सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होती है। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द हेतु अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव होना चाहिए, बस अपना फायदा नहीं सोचना है, यानी कि समाज में भी जो भी और लोग हैं उनके बारे में भी सोचना है और व्यक्तियों के कल्याण का भाव होना चाहिए। सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द के लिए सभी छात्रों में क्या होना चाहिए, प्रेम तथा आदर का भाव होना चाहिए। सामाजिक तथा पारस्परिक सौहार्द सहयोग के आधार पर बनता है। ठीक है, क्या होता है पारस्परिक सौहार्द, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करके बनता है सामाजिक सौहार्द, यानी कि समाज में अच्छे संबंध हो गए, सौहार्द मतलब अच्छे संबंध। ऐसे व्यक्ति देश तथा राष्ट्रीय भावना के प्रति आस्थावान होते हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति के अंदर अंदर सामाजिक और पारस्परिक सौहार्द होता है वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय भावना के प्रति क्या होते हैं, आस्थावान होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ बताइए। तो वैदिक काल में शिक्षा को विद्या कहते थे। ठीक है, विद्या शब्द विद धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, आपको पता है उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो विद्या आप देखिए, विद है, विद धातु है और अ क्या है, प्रत्यय लगाने से बना है जिसका अर्थ है जानना, यानी कि विद का अर्थ क्या होता है, जानना, और अ क्या है, प्रत्यय है। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया।
ज्ञान का मानव जीवन के विकास के लिए बहुत महत्व माना गया है। यानी कि जो प्राचीन काल में क्या शिक्षा का अर्थ क्या था, यही था। जो वैदिक काल में शिक्षा को विद्या कहते थे, उसी के बारे में बताना था। प्राचीन काल मतलब वैदिक काल। हम लोग इस वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रथम प्रश्न पत्र में प्राचीन काल का मतलब क्या समझेंगे, वैदिक काल समझेंगे। प्रश्न नंबर 18, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो शिक्षा शब्द का यदि शाब्दिक विवेचन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ, ठीक है, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका आशय है सीखना और सिखाना। यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है, सीखना और सिखाना। और शिक्षा शब्द किससे मिलकर बना है, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, और उसमें आ क्या है, प्रत्यय है। अतः शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक क्या है, प्रोसेस है। इसमें सीखने और सिखाने की क्रिया क्या अनवरत, यानी कि कंटिन्यूअस रूप से चलती रहती है, यानी कि ऐसे ऐसे चलती रहती है शिक्षा। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक सीमित नहीं रहती, वरन बालक में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया प्रारंभ होकर आजीवन चलती रहती है। यानी कि बस बालक जब जन्म लेता है तभी वो शिक्षा नहीं लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या करता है, बालक कुछ न कुछ सीखता रहता है, और सीखने सिखाने का कार्य संपन्न होता रहता है, आजीवन चलता रहता है। देखिए लास्ट प्रश्न, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित 3 शब्दों से हुई है। ठीक है, एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। यहाँ पे देखिए लिखा है एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ। तो एडुकेटम, एडुकेटम से आशय है शिक्षित करना, टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। एडुकेटम का मतलब क्या हो जाएगा, शिक्षित करना। टू ट्रेन, ट्रेन मतलब प्रशिक्षित करना, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। एडुसियर, एडुसियर से आशा है विकसित करना अथवा निकालना, टू लीड आउट। ठीक है, एडुसियर का अर्थ क्या होता है, विकसित करना अथवा निकालना। एडुकेयर, एडुकेयर से आशा क्या है, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। एडुकेटम का मतलब क्या था, शिक्षित करना। एडुसियर, एडुसियर का मतलब क्या हो जाएगा, विकसित करना अथवा निकालना। एडुकेयर मतलब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाना अथवा बाहर निकालना। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ होगा शिक्षित करना, आगे बढ़ाना तथा विकास करना। ये क्या हो जाएगा आपका, एजुकेशन शब्द का अर्थ हो जाएगा शिक्षित करना, आगे बढ़ाना और विकास करना। इस प्रकार हम लोगों ने आज की इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नों को, लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ा है। 2 नंबर का इतना ही लिखना है आपको, इससे थोड़ा बढ़ा के भी अगर आपको जानकारी है तो लिख सकते हैं। जो भी नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।